हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसका अब ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फिलोसॉफी मतलब अब आप देख लीजिए, ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ थोड़े थोड़े कंसेप्ट है, इसमें कोई फैक्ट वगैरह नहीं है। और यहाँ से इसको हम निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से एक दो सवाल वो हर बार यूपीएससी के प्रीलिम में पूछते हैं। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी है, जो आइडिया है जिसपे वो बेस है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो पूछते ही हैं। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब उसकी फिलोसॉफी क्या है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरल वैल्यूज। ठीक है, मोरल वैल्यू और लॉ के बीच में हमेशा एक कनेक्शन रहता है कि जो लॉ है वो मतलब मोरल वैल्यूज को भी फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, आर्बिट्रेरी लॉ नहीं होता है कि भाई किसी को हम जबरदस्ती किसी का डिस्क्रिमिनेशन कर दे या किसी का एक्सप्लॉइटेशन कर दे। समझ में आ रहा है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये सब चीजें दी गई है कि हमें किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है। तो हमारी जो मोरल वैल्यूज है उनको लॉ बनाने के दरमियान पूरा ध्यान में रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ठीक है, ये है पॉलिटिकल को मैंने शॉर्ट में लिखा है, अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए तीन चीजें दी है, थ्री थिंग्स इन माइंड। यू हैव टू कीप थ्री थिंग्स इन माइंड, नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आपको जो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है उसको याद रखना है कि भाई किस स्ट्रक्चर के ऊपर, किस कंसेप्ट के ऊपर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज ऐड की जाएगी, क्या रूल्स ऐड किए जाएंगे। तो वो आपको पहले से मतलब काफी उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है कि भाई उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सेकंड थिंग इज वर्क आउट अ कोहेरेंट विजन ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक है, तो सोसाइटी जो है और पॉलिटिक्स जो है, वो पॉलिटिकल कंडीशन जो है, उन दोनों को हमें क्या करना है, एक कोहेरेंट विजन लेना है, मतलब दोनों को साथ में लेके चला जा सके ऐसा एक विजन तैयार करना है और उसको वर्कआउट करवाना है। मस्ट हैव ग्रास्प ऑफ ऑल सेट ऑफ आइडियाज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी आइडियाज उन्होंने रखे हैं उसके ऊपर हमारा मस्ट हैव ग्रास, मतलब एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि भाई हमारे जो आइडियाज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको किस बेस पे बनाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट रीड इन कंजक्शन। ठीक है, मस्ट रीड इन कंजक्शन मतलब उसको एक संयुक्त रूप से पढ़ना है, मतलब उसको किसी भी क्लोज को इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है और हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि भाई हम उसको दूसरे भी जो क्लॉज है उसको ध्यान में रख के पढ़े। कई बार आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स जो है वो डीपीएसपी से क्लैश हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो चीजें हैं उनमें उन्होंने बहुत ही क्लियरिटी रखी है, जैसे कि मतलब सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। ठीक है, जो अलग अलग लिस्ट बनाई है तो उसमें उनको ध्यान रखना है कि भाई हर किसी का काम क्या है और एक दूसरे को कोई मतलब कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट इन ऑर्डर टू रिफाइन एंड रेज टू अ हायर थियोरेटिकल प्लेन द जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज है उसको उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, डिबेट के द्वारा, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको एक अच्छे डिबेट लेवल पे ले जाके जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक दो फैक्ट है यहाँ पे छोटे छोटे। नीड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्या जरूरत है। तो देखिए, टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ से दो बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 और 2021 दोनों में आया है। लिमिटेड एक बार ये पूछा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, तो उसमें था लिमिटेड लिमिटेड पावर। ठीक है, और फिर इस साल भी यही पूछा था कि लिमिटेड पावर अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो किस चीज से रिलेट करता है। तो ये सेंटेंस आप बाय हार्ट कर दीजिए, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर का जो एक्सरसाइज है मतलब
ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट है जो हमारी वो 100% सोवरेन नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ मतलब मैन को वुमन और वुमन को मैन नहीं बना सकती है। उसके अलावा वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास वो सोवरेन है, सारा पावर है। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है वो लिमिटेड पावर है उसके पास। और जो उसकी पावर की लिमिट कौन लगाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम टायरनी टर्निंग इनटू टायरनी। ठीक है, वरना फिर जो ये डेमोक्रेसी है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब फिर वो सुप्रीम लीडर जैसी बात हो जाएगी। ठीक है, कि एक इंसान अगर पास सत्ता में आ गया, उसके पास अनलिमिटेड पावर है, तो फिर वो सुप्रीम लीडर बन जाएगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो आपको इसको समझना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी, रट्टा ना मारे। और इस बुक में ये चैप्टर अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा मानना है ये इस टॉपिक के लिए ये चैप्टर और एनसीईआरटी सफिशिएंट है। देन व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या है। इट इज हार्ड टू डिस्क्राइब दिस फिलोसॉफी टू इन वन वर्ड। ठीक है, बिकॉज इट इज लिबरल, डेमोक्रेटिक, egalitarian, secular, federal, open to community values, sensitive to the needs of religious and linguistic minorities, as well as historically disadvantaged group, and committed to building a common नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज कमिटेड टू बिल्ड अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, वी ऑल आर इंडियन फर्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले हम भारतीय है और दूसरा सब कुछ बाद में है। देखिए यहाँ पे दिया, इन शॉर्ट, कमिटेड टू फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड नेशनल यूनिटी। ठीक है, इस चीजों के लिए कौन कमिटेड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो किस चीज के लिए कमिटेड है, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी बहुत ही जरूरी चीज है। फिर देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। ये इस तरीके से एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, पर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से प्रेजेंट किया है, ताकि ये नोट्स अच्छे दिखे और इसको आसानी से मैं रिवाइज कर सकूं और आप भी लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर सके। तो देखते हैं, डेमोक्रेटिक मेजर्स टू पुट इन कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस में अब कौन से बना तो दिया, सिर्फ थियरी में रहेगा, बुक में रहेगा क्या, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमें कंट्री के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, उसको भी टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये सारी वैल्यू, इसके अलावा भी बहुत है। ठीक है, पर ये जो की वैल्यूज है और जो बुक में दी है उससे हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी है यहाँ पे, इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल सिविल लिबर्टीज। ठीक है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, जो तरह तरह की हमको फ्रीडम मिलती है वो हमारी सिविल लिबर्टी में आ जाती है। फिर देखिए सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस कैसे किया है उन्होंने, रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी, और अब तो देखिए कई जगह पे ईडब्ल्यूएस भी कर दिया है, ओबीसी कर दिया है। तो इन सब चीजों को भी उन्होंने, जो बैकवर्ड क्लास है उनको सोशल जस्टिस देने के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया है। देन रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। ऑलराइट, जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके अंदर उन लोगों ने जो माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उनको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए हैं, ताकि वो अपने कल्चर को और अपने रिलीजियंस को आराम से फॉलो कर सके और कंट्री में बिंदास आराम से रह सके। ठीक है, राइट टू रन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ऑलराइट, में रिसीव ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर जरूरत पड़े तो उनको गवर्नमेंट ग्रांट भी प्रोवाइड करती है उनके इंस्टीट्यूशन रन करने के लिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेक्युलरिज्म। राइट, स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इटसेल्फ। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। जो नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है, जो वेस्टर्न डेफिनेशन है, उसमें क्या है, स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन एनी मैटर, पर्टिकुलरली इन रिलीजन। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कैसा है, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, बट वो उसको देखे ग्रांट भी दे सकते हैं और सम टाइम इन अ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट उसमें इंटरफियर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे दिया गया है। Then the most beautiful thing our constitution give to everyone is right to vote। ठीक है, जो हमारा right to vote है और
अडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। वहां देखिए, वन मैन वन वोट, वोट एक ऐसी ताकत है कि अगर वोट के तरीके से बराबरी करी जाए तो एक आम आदमी हो या कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हो, अंबानी अदानी कोई भी हो, या एक मजदूर हो उसी अंबानी अदानी के फैक्ट्री में काम करने वाला, दोनों के पास सिर्फ एक ही वोट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट है उनके पास कि भैया एक ही वोट मिलेगा, चाहे आप कोई भी हो। उसके बाद क्या है, फेडरलिज्म। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लिस्ट और सेंटर इसको अलग अलग डिवाइड करके पावर शेयरिंग दी गई है, जिससे लोग अपने अपने लेवल पे अच्छे से डेवलपमेंट कर सके और अपने रूल्स खुद बना सके। ठीक है, इसके अंदर आप पीआरआई को भी ऐड कर सकते हैं। देन नेशनल आइडेंटिटी, हमारे पास क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, आपने कई जगह देखा होगा यूएसए वगैरह में क्या होता है कि उनके पास डुअल सिटीजनशिप होती है। ठीक है, वो यूएस सिटीजन भी है और सपोज वो फ्लोरिडा में रह रहे तो वहाँ के सिटीजन है, कैलिफोर्निया में रह रहे तो वहाँ के भी सिटीजन है। हमारा ऐसा नहीं, हम अगर गुजरात में रह रहे तो गुजरात के सिटीजन नहीं हम। ठीक है, हम सिर्फ इंडियन सिटीजन है और हमारी सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये सारी वैल्यूज है, इसके अलावा भी कई वैल्यूज है, बट बुक में इतना ही मेंशन दिया है तो मैंने इतने ही नोट्स बनाए हैं। अब कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है, बिल्कुल छोटे से है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल अचीवमेंट। ऑलराइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट फेथ इन पॉलिटिकल डेलिब्रेशन एंड डिबेट। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज में फेथ रिफ्लेक्ट करता है, डेलिब्रेशन एंड डिबेट, मतलब उसका मतलब क्या है कि आप बात करो। ठीक है, जो भी परेशानी उसको डिबेट करो, डेलिब्रेशन करो, डिस्कस करो, तो उसका कुछ ना कुछ उत्कर्ष निकलेगा, उसका कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा, और जो भी मतलब रिजल्ट होगा वो कंसोलिडेट होगा और लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। देन स्पिरिट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन, कंसेंसस ओवर मेजोरिटी। ठीक है, जो मेजोरिटी है उसको इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कंसेंसस को दिया गया है। इज इक्वली मोरली कमांडेबल। ठीक है, तो ये सब उसकी क्वालिटीज है। अब देखिए, कहीं पे अगर क्वालिटीज है और उसको कोई बेनिफिट्स है तो एक सीधी सी बात है, क्रिटिसिज्म भी करेंगे लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अब आप देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि अनवाइल्डली लार्ज इन साइज, मतलब बहुत बड़ा है कि इतना होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी कंट्रीज के आप देखिए, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, आपने इतना कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा बना दिया है। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने कहा अनरिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, क्यों कहा ऐसा कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वॉज नॉट देयर, तब वहां पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, मेड बाय एडवांस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऑलराइट, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जो एलाइट्स है उन्होंने ही सिर्फ बनाया है, जो बड़े लोग हैं उन्होंने ही बनाया है। ठीक है, जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास लोग हैं, उनका इनपुट कम लिया गया है। देन एलियन टू आवर कंडीशन, बोरोड फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, ऐसा कहा गया कि इसको वेस्टर्न कल्चर से उठा लिया है और बोरो कर लिया है, जो हमारी कंडीशन में सूट नहीं होगा। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने इन सारे क्रिटिसिज्म को रॉन्ग साबित किया है, क्योंकि आप देखिए 70 ईयर से भी ज़्यादा हो गए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक सस्टेन कर गया है और हमको वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाया है। लार्ज, हमारे पास अगर इतनी डाइवर्सिटी है तो वो लार्ज तो होगा ही। ठीक है, और अनरिप्रेजेंटेटिव उसको इसलिए नहीं बोल सकते कि उस टाइम के जो लीडर थे वो मासिस में बहुत ही पॉपुलर थे और अलग अलग जगह से, ऑल इंडिया से लीडर्स आए थे, तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग मासिस के वो रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इस तरीके से वो अनरिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल ही नहीं है। ऑलराइट, अब एलियन कंडीशन इसके क्यों कहा जा रहा है कि भाई वेस्टर्न से ले लिया, तो एक सीधी सी बात है, अगर डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि अगर कुछ पॉजिटिव चीज है और उससे अगर हमारे देश के लिए फायदा है और अच्छा है, तो उसे बोरो करने में मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा, बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगा। ठीक है, कि किसी के पास से पॉजिटिव चीज लेना या बोरो करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर हमारे लिए वो अच्छा है तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसका लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन क्या है, सेंट्रलाइज आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है, सेंट्रलाइज आइडिया इसलिए है कि उस टाइम पे क्या था, बड़ी मुश्किल से हमारा देश आजाद हुआ, छोटे छोटे स्टेट थे, उसको सरदार पटेल ने ऑर्गेनाइज किया।
अब अगर हम नेशनलाइज यूनिटी के लिए आइडिया नहीं रखते, तो हो सकता है बाद में हम लोग भी फ्रेगमेंट हो जाते, छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ वहाँ हो जाते, इसलिए उसको सेंट्रलाइज रखा गया है। ये उसकी लिमिटेशन मानते हैं लोग। सेकंड लिमिटेशन क्या है? क्लोज सम आईएमपी इश्यूज ऑफ जेंडर जस्टिस पर्टिकुलरली विद इन फैमिली। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी है जिसको उसने अच्छे से मतलब एड्रेस नहीं कर पाया है, जैसे कि जेंडर जस्टिस पर्टिकुलरली विद इन फैमिली। देन सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक राइट्स प्लेस्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रादर देन फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये कुछ उसकी लिमिटेशन है। अब वो धीरे धीरे हो सकता है इम्प्रूव भी हो जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखिए, अब हमने इसके 1 से लेके 10 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क कंप्लीट कर ली है। और आई एम श्योर अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको एक दो बार अच्छे से पढ़ने के बाद आपको फिर दोबारा उस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये सीरीज देखिए, इसके अंदर मैंने मोर देन 90%, ठीक है, मोर देन 90% जो फैक्ट है, जो मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो हाइलाइट्स है, ठीक है, जो उसमें उन लोगों ने बॉक्सेस बनाए हैं, जो डायग्राम बनाए हैं, उन सब चीजों को मैंने इंक्लूड करके ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, 220 प्लस पेज की बुक है। ठीक है, अब उसको हमने क्या किया है, 32 पेज में समेट दिया है। तो आप इसकी एफिशिएंसी को समझिए, आपका टाइम काफी बचेगा और ये नोट्स आपको काफी काम आएंगे। ठीक है, अब आप दूसरा एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कोशिश की है इस सीरीज को बनाने की, और ये वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की मेरे पास जो भी साधन है उसकी मदद से मैंने ये बनाए। अब ये नोट्स मेरे खुद के थे, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ, यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे खुद के ये नोट्स थे। और इन नोट्स की वजह से इस साल मेरा जीपीएससी क्लास 1-2 में मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। तो मुझे लगा कि भाई ये मेरा कंटेंट अच्छा है, भले मेरी रिप्रेजेंटेशन शायद इतनी अच्छी ना हो या एकदम बेस्ट ना हो, बट मुझे ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर करने का डिसाइड किया है। तो आप शायद रिप्रेजेंटेशन पे ना जाइए और कंटेंट पे जाइए कि भाई अच्छा कंटेंट बनाया है, और आपको अच्छा लगे तो आप उसको समझने की और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, और आप भी खुद से नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई मैंने ये सीरीज बनाई है, मेरी अगर कुछ भी कमियां रही हो तो आप उन कमियों को कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई आपसे ये कमी हुई है सर, आपको इन चीज़ों पे सुधार करना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा पहला ट्राई था। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे इस तरीके से पढ़ाया है और पूरी सीरीज कवर की है। आई होप मैं इस सीरीज के साथ जस्टिस कर पाया हो। ठीक है, इन सारे लेक्चर्स को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से, इस सीरीज से कुछ फायदा हो और आपके रिवीजन में कुछ हेल्प हो। अगर आपको इससे 2 मार्क्स का भी बेनिफिट होता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। ठीक है, अब एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा जो इस बुक में नहीं है, जो चैप्टर नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी पे हम लेक्चर बनाएंगे, 8-10 मिनट का एक लेक्चर होगा छोटा सा, तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपका एक और टॉपिक। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा इंटरनेट डिस्ट्रप्शन हो गया था। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो चैप्टर भी हम कवर करेंगे, और छोटा सा चैप्टर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।